हेलो स्टूडेंट्स। सो अब हम लोग नेक्स्ट आगे टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा? लिंकेज का। तो लिंकेज का मतलब क्या होता है? साथ में रहना। सो बेसिकली होता क्या है, इसको मैं बहुत सिंपल से अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये मान लो, सपोज करो कि आपके पास क्या है, क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम के पास ये क्या प्रेजेंट है? जीन प्रेजेंट है। अब हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे गैमेट्स क्या क्या बनता है? कैपिटल ए, कैपिटल बी। अगर ये एज इट इज चला जाए, यहां से अगर एज इट इज चला जाए तो गैमेट्स क्या बनेगा? स्मॉल ए स्मॉल बी। और अगर इन केस क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्रॉसिंग ओवर के केस में क्या होगा? ये जीन इधर चला जाएगा, ये वाला जीन इधर चला जाएगा। सो टेक्निकली क्या हो रहा है? यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो उस केस में कैपिटल ए के साथ में क्या आ जाएगा? यहाँ से स्मॉल बी आ जाएगा, और यहाँ पे स्मॉल ए के साथ में क्या आ जाएगा? कैपिटल बी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों जीन जो है, मतलब ये दोनों गैमेट्स किसका प्रोडक्ट होंगे? ये दोनों प्रोडक्ट होंगे क्रॉसिंग ओवर का। बट इनको अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे जैसे कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ में रहती थी तो वो एज इट इज लिंक थी, तो ये वाला आ गया। तो यानी इसका मतलब ये दोनों किसका प्रोडक्ट है? ये दोनों प्रोडक्ट होता है लिंकेज का। लिंकेज का मतलब होता है लिंक रहना, साथ में रहना, एज इट इज रहना, सेम टू सेम, खत्म। ठीक है, तो ये चीज होता है लिंकेज। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 100% लिंकेज है, 100% लिंकेज का मतलब क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं रहा। एंड जब क्रॉसिंग ओवर होगा ही नहीं तो इस केस में गैमेट्स क्या बनेंगे? ये बनेंगे। ये क्लियर हो गया? तो अगर इनसे ये गैमेट्स बनेंगे तो इनसे जो पैदा होने वाली ऑफस्प्रिंग होगी वो अगेन कैसी होगी? पेरेंट्स के जैसी ही होगी। बताती हूँ कैसे। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जब पापा है तो पापा के अंदर स्पर्म बने थे, मम्मा के अंदर क्या बने थे? एग बने थे। तो स्पर्म और जब एग बनते तो क्रॉसिंग ओवर हुआ था। बट अगर सोचो कि उनके अंदर अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता तो हमारे अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं आता, तो हम लोग एग्जैक्टली अपने कैसे होते? बिल्कुल फोटोकॉपी होती है अपने पेरेंट्स की। ये क्लियर हो गया? इन केस ऑफ 100% लिंकेज। तो लिंकेज का मतलब होता है जीन्स का साथ रहना, एज इट इज रहना। ठीक है, तो इसका मतलब एक क्रोमोसोम के ऊपर जो जितनी जीन प्रेजेंट होती है वो मिलके पूरा एक ग्रुप बनाती है। क्या बनाती है? एक ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, ये क्रोमोसोम नंबर 3 है, ये क्रोमोसोम नंबर क्या है? 4 है, एंड सो ऑन। सो बेसिकली आप लोग क्या देख रहे हो कि इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जितनी भी जीन है वो कैसी रहती है? साथ में रहती है। तो साथ में जब रहती है तो ये क्या बना रहा है? एक ग्रुप बना रहा है। तो ये पूरा एक ग्रुप है, ये जीन्स का एक और ग्रुप है, ये एक और ग्रुप है, ये सारे आपस में लिंक है। बट ये जीन और ये जीन एक दूसरे के साथ लिंक नहीं है ना? तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि लिंकेज ग्रुप कितने बने तो आप लोग बोलोगे 4। तो अगर आपको लिंकेज ग्रुप फाइंड आउट करना हो, क्या फाइंड आउट करना हो? लिंकेज ग्रुप अगर फाइंड आउट करना हो तो इसको सिंपली हम लोग बोलेंगे हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स के जो नंबर होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो एन, है ना? जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल ह्यूमन फीमेल के अंदर यहाँ पे लिंकेज ग्रुप कितने होंगे? लिंकेज ग्रुप तो आप बोलोगे 23। बेटा हम 1 2 बार काउंट नहीं कर दे, क्योंकि 1 और 1 तो सेम ही ग्रुप है ना, तो एक ही ग्रुप को 2 बार काउंट क्यों करना, है ना? तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि लिंकेज ग्रुप कितने होंगे? 23। बट अगर ह्यूमन मेल की बात करूं तो ह्यूमन मेल के अंदर ग्रुप कितने होंगे? 24, क्योंकि उसमें एक्स अलग होता है और वाई क्रोमोसोम अलग होता है। तो एक्स क्रोमोसोम पे जितने भी जो जीन्स होती है वो अलग होगी, और वाई क्रोमोसोम पे जो जीन्स होती है वो अलग होगी। अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया के बारे में, तो आप लोग जानते हो कि बैक्टीरिया क्या होता है? हमने पढ़ा था कि n इजिकल टू क्या होता है? 1 होता है। तो उसमें सारी जीन सिर्फ एक ही डीएनए पे प्रेजेंट होती है, तो वो पूरा एक ग्रुप बना रहा है। तो वहां पे लिंकेज ग्रुप कितना होता है? जस्ट 1। अगर मैं बात करूं ड्रोसोफिला, जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो ड्रोसोफिला के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था क्रोमोसोम्स। तो ड्रोसोफिला के अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं? ड्रोसोफिला के अंदर टोटल क्रोमोसोम होते हैं 8। याद आया? तो इसके अंदर मुझे बताओ लिंकेज ग्रुप कितने हो जाएंगे? तो इसमें लिंकेज ग्रुप हो जाएंगे 4। और एग्जांपल पढ़ाती हूँ, पी प्लांट। क्या पढ़ते हैं? पी प्लांट। तो पी प्लांट के अंदर 2n इजिकल टू होता है 14। तो बताओ इसमें लिंकेज ग्रुप कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पे लिंकेज ग्रुप हो जाएंगे 7। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा
कि टोटल नंबर ऑफ द जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम विल फॉर्म अ सिंगल ग्रुप इज कॉल्ड एज अ लिंकेज ग्रुप, है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। जीन्स प्रेजेंट ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम collectively known as a linkage group. Gene present on a same chromosome collectively known as a group, linkage group. ये क्लियर हो गया? अच्छा, ये जो लिंकेज है इसको मतलब क्या बोलते हैं इसको, डिस्कवर किसने किया था? तो डिस्कवरी की बात आती है तो लिंकेज को डिस्कवर किया था कार्ल कोरेंस ने। तो ये कार्ल कोरेंस जो है इस चैप्टर के अंदर थर्ड टाइम आ रहा है। एक तो इन्होंने डिस्कवर किया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फिर कार्ल कोरेंस ने रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन लॉ भी पढ़ा था, है ना। और यहाँ पे कार्ल कोरेंस ने अगेन लिंकेज को डिस्कवर किया था और इन्होंने इसको डिस्कवर किया था इन स्वीट पी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जेनेटिक्स के अंदर जो पी प्लांट है वो काफी लकी था। क्यों? क्योंकि पी प्लांट के अंदर डिस्कवर्ड हुआ था कंप्लीट डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल का एक्सपेरिमेंट। और वहां पे स्वीट पी के अंदर डिस्कवर्ड हो रहा है क्या? यहाँ पे डिस्कवर्ड हो रहा है लिंकेज। और स्वीट पी का साइंटिफिक नेम है क्या? लेथाइरस ओडोरेटस। तो ये होता है क्या? लेथाइरस ओडोरेटस। ये क्लियर होगा? तो पी के अंदर तो डिस्कवर हुआ था मेंडेलियन, बट स्वीट पी के अंदर डिस्कवर्ड हुआ था क्या? लिंकेज। बट आपके सिलेबस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे मॉर्गन के बारे में। तो यहाँ पे एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया था किसमें? इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटल प्रूव बाय मॉर्गन। सुनो, डिस्कवरी कार्ल कोरेंस ने किया था, बट लिंकेज को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने किया था? ये पॉइंट ध्यान रखना। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इसको किया था मॉर्गन ने। और मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? तो ड्रोसोफिला पे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ड्रोसोफिला को उन्होंने क्यों यूज किया। जैसे मेंडल ने पी प्लांट को क्यों यूज किया, ठीक है। तो वाई ड्रोसोफिला, ठीक है। तो इसको पूरा लिख लेना। तो ड्रोसोफिला को क्यों सेलेक्ट किया गया? तो इसमें पॉइंट नंबर 1, पहले ड्रोसोफिला का साइंटिफिक नेम बताओ। तो ये होता है मेलिनोगैस्टर। ड्रोसोफिला मेलिनोगैस्टर, ड्रोसोफिला मेलिनोगैस्टर, ये इसका साइंटिफिक नेम है, जिसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्रूट फ्लाई। जैसे आपने कभी घर में बनाना सड़ गया होता है ना, तो उसके ऊपर छोटी छोटी फ्लाइज जो होती है वो हवा में उड़ती रहती है, तो वो क्या होते हैं? फ्रूट फ्लाई। तो इसको यूज करने का पहला रीजन, इसका लाइफ स्पेन क्या होता है? शॉर्ट होता है। जो इसकी पहली नीड होती है, शॉर्ट लाइफ स्पेन, जो कितना होता है यहाँ पे? जस्ट 2 वीक, सिर्फ 2 हफ्ते, ठीक है। ओके, सेकेंड क्या होगा? ये प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो इससे क्या फायदा होगा? जितने ज्यादा सैंपल होते हैं एरर कम होने लगता है। तीसरी, यहाँ पे बेटा बाइसेक्सुअल, ये यूनिसेक्सुअल होता है। ये कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल। तो आप इसमें सेल्फिंग नहीं करवा सकते हो, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि इसके अंदर आपको मिलेगा सेक्सुअल डाइमॉर्फिनिज्म। डाइमॉर्फिनिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिनिज्म का मतलब मेल एंड फीमेल दोनों आपको डिस्टिंक्ट मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। आप देख के बता सकते हो कि मेल कौन होगा, फीमेल कौन होगा। जैसे एनसीईआरटी के अंदर जो सेक्स ये क्या बोलते हैं, हमने डिटर्मिनेशन पढ़ा था, वहां पे भी ड्रोसोफिला का दिया हुआ था। और अगेन इसमें भी आपको ड्रोसोफिला के बारे में दिया हुआ है। जैसे आप देख रहे हो, तो मेल कैसे दिखाई दे रहा है आपको? छोटा। फीमेल कैसे दिखाई दे रही है? बड़ी। इसके अलावा अगर आपने क्लास 11th में कभी कॉकरोच पढ़ा होगा, है ना, तो कॉकरोच के अंदर आपने पढ़ा होगा कि ये भी तो इंसेक्ट ही है ना। तो कॉकरोच के अंदर वो भी इंसेक्ट था। तो इस फीमेल को जब हम उल्टा करेंगे तो उल्टा करने पर इसके 7, 8, 9 जो मतलब बैक वाला पोर्शन होता है ना, उसमें प्रेजेंट होता है ओवी पॉजिटिव। क्या प्रेजेंट होता है? ओवी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इसमें प्रेजेंट होता है ओवी पॉजिटिव, ठीक है। जबकि मतलब एग कलेक्ट करने का काम होता है और मेल को एग कलेक्ट नहीं करने होते, तो इसमें ये एब्सेंट होता है,
ठीक है, बाकी हम और डिस्कस नहीं करेंगे। तो मतलब यहाँ पे आपको सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, तो इसमें सिर्फ क्या पॉसिबल है, ओनली क्रॉसिंग पॉसिबल है, और इसको लेबोरेटरी के अंदर इजी टू ग्रो ऑन सिंपल मीडिया, ऑन सिंपल मीडिया। इसकी बेटा बहुत ज्यादा कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं है, तो इसको कल्चर करना, लेबोरेटरी के अंदर ग्रो करना बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आपको मिलेगा कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। क्या मिलेंगे, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, और ये भी कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर कैसे थे, विजिबल। कैसे होंगे, विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर होंगे, और इनको देखने के लिए सीन बाय लो पावर माइक्रोस्कोप। तो आपको बहुत ज्यादा कोई अच्छी क्वालिटी का माइक्रोस्कोप नहीं चाहिए। आपकी लेबोरेटरी के अंदर एक जो सिंपल सा माइक्रोस्कोप जिसका मैग्निफिकेशन पावर कुछ ज्यादा खास नहीं होता है, उसमें भी आराम से आप इसको देख सकते हो। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर क्या होंगे जो मेंडल ने यूज किए थे, तो इसमें भी ये कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर आपको क्या होंगे, नेकेड आई से दिखाई देंगे। जैसे एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे ये आपको पढ़ना पड़ेगा। एक होती है आई, फिर एक बात करते हैं हम लोग बॉडी कलर के बारे में, बॉडी कलर के बारे में, और फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं विंग्स के बारे में। तो हालांकि इन तीन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था मॉर्गन ने, जो अभी हम जस्ट पढ़ने वाले, तो इसलिए मैं इन तीनों को ले लेती हूँ एग्जाम्पल। जैसे आई जो होती है ना, वो अगर रेड होती है तो ये डोमिनेंट ट्रेट है, पर व्हाइट आई होना एक रिसेसिव ट्रेट है। तो क्या मैं इसको व्हाइट को डब्ल्यू लिख दूं, और मैंने लिखा था कि डोमिनेंट को और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, डब्ल्यू के ऊपर आप क्या लिख दो, प्लस लिख दो। समझ आ गया, ठीक है। ब्राउन बॉडी, इसकी बॉडी कैसी होती है, ब्राउन। तो ब्राउन होना एक डोमिनेंट ट्रेट है, बट येलो होना एक रिसेसिव ट्रेट है। ड्रोसोफिला की बात हो रही है, तो येलो को मैं कैसे लिखूंगी, स्मॉल वाई से। तो क्या मैं ब्राउन को स्मॉल वाई के ऊपर प्लस से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ क्या, बिल्कुल। बाद में करते हैं विंग्स के बारे में बात। तो विंग्स बहुत सिंपल सी बात है, या तो विंग्स होंगे, होंगे मतलब विंग्स नॉर्मल होते हैं, या तो विंग्स जो होते हैं वो छोटे छोटे हो जाते हैं, मिनिएचर, यूजलेस विंग्स, बिल्कुल काम के ही नहीं होते विंग्स। तो मिनिएचर होना एक रिसेसिव ट्रेट है, तो मैं इसको स्मॉल लेटर से लिख देती हूँ, और नॉर्मल होना एक डोमिनेंट ट्रेट है, तो मैं इसको एम प्लस लिख देती हूँ। अब इनको याद करना, देखो मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। देखो रेड और ब्राउन, अगर रेड का कलर में इंटेंसिटी बढ़ाती जाओ तो वो कैसा बन जाएगा, डार्क ब्राउन बन जाता है ना। तो आप ध्यान रखना, रेड और ब्राउन कैसा होता है, डोमिनेंट रेड है। जबकि अगर आपने लाइट येलो कलर देखा होगा, तो लाइट येलो कलर आपको कैसा दिखाई देता है, व्हाइट दिखाई देता है ना। तो ये दोनों रिसेसिव कैरेक्टर हो जाते हैं। ये रेड रेड कैसे हो जाएंगे, दोनों डोमिनेंट रेड हो जाएंगे। और नॉर्मल और मिनिएचर तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो, इसके बाद में हम लोग मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। चलो, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट। तो ध्यान रखना, मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था, डाई हाइब्रिड क्रॉस, बट फाइनली इसको रेशियो यहाँ पे 9331 नहीं मिला। तो क्या मिला, लेट्स सी। तो सबसे पहले इसने क्रॉस करवाने के लिए जो करेक्टर यूज किया था, एक तो उन्होंने यहाँ पे यूज किया था आई का कलर, एंड उन्होंने यूज किया था यहाँ पे बॉडी का कलर। तो यहाँ पे दो जीन ये हो गए, तो ये दो डाई हाइब्रिड हो गया। पर दूसरी बार उन्होंने यूज किया था यहाँ पे आई का कलर, एंड यहाँ पे लिए थे विंग्स का शेप, ठीक है। चलो ये क्रॉस मैं आपको समझा दूंगी, कोई बात नहीं, यहाँ जाओ। तो आई कलर के बारे में देखते हैं। तो ये मैंने क्या लिखा है, फीमेल, और ये मैंने क्या लिखा है, मेल। ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि एक ही बार में समझ आ जाएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे मैं फीमेल को लिख रही हूँ क्या, कि ये एक रिसेसिव, फीमेल कैसी है, रिसेसिव। तो फीमेल रिसेसिव कैसे हो सकती है, जब आई कलर कैसा हो, व्हाइट। तो व्हाइट आई क्या हो गया, कलर हो गया, एंड बॉडी का कलर कैसा होगा इसका, येलो बॉडी हो गई। तो ये होना एक रिसेसिव टाइप है, बट यहाँ पे मैंने मेल को लिखा है कि वाइल्ड टाइप है, एंड वाइल्ड टाइप का तो आप मतलब समझ ही गए हो क्या, डोमिनेंट रेट।
डोमिनेंट को हम लोग एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या है, वाइल्ड टाइप। अब मुझे बताओ कि फीमेल के अंदर क्रोमोसोम कौन से होते हैं, तो आप लोग पढ़ोगे फीमेल के अंदर कौन से एक्स क्रोमोसोम होते हैं, बट मेल के अंदर क्या होता है, ड्रोसोफिला की बात चल रही है, तो उसमें एक्स 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 वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मिलेगा, है ना। तो अब मुझे एक चीज बताओ कि ये वाइल्ड टाइप है ना, तो वाइल्ड टाइप का मतलब आई थिंक आपको ग्रीन कलर सबसे अच्छा दिख रहा होगा। तो वाइल्ड टाइप कहने का मतलब हुआ कि इसमें आई कलर कैसा है, रेड हो गया, और इसमें बॉडी का कलर कैसा हो गया, वाइट प्लस हो गया, तो मतलब रेड आई ब्राउन बॉडी, रेड आई ब्राउन बॉडी। अब फीमेल रिसेसिव कब होगी, फीमेल जब रिसेसिव होगी तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि व्हाइट आई है, व्हाइट आई मतलब दोनों जीन कैसी है, रिसेसिव, और यहाँ पे भी दोनों जीन कैसी है, रिसेसिव, बिकॉज रिसेसिव जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन होमो जाएगा इस कंडीशन, ठीक है। अब इनका हम क्या करवाते, क्रॉस करवाते, तो ये तो पेरेंट्स ही हो गए। अब पेरेंट्स का क्रॉस करवाने पर क्या मिलता है, आपको मिलेगी F1 जनरेशन। तो बताओ यहाँ से एग कितने तरह के बनेंगे, तो आप बोलोगे कि यहाँ से तो एग तो सिर्फ सिंगल टाइप का एग बनेगा, और वो सिंगल एग क्या, यहाँ पे हो जाएगा क्या, W, और यहाँ पे हो जाएगा Y, बस ये दो तरह के, ये WY एक साथ नहीं लिखना है, ये वाला जीन W है और ये वाला जीन Y है, ठीक है। तो यहां से एक ही सिंगल तरह का एग बनेगा, बट इसके पास स्पर्म कितने तरह के बनेंगे, इसके पास बेटा स्पर्म दो तरह के बनेंगे, एक जिसके पास एक्स क्रोमोसोम होगा और एक जिसके पास क्या होगा, वाई क्रोमोसोम। अब ध्यान रखना, मॉर्गन ने ये जो स्टडी कर रहा है ना, इसकी जीन कहाँ प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, आई कलर, बॉडी कलर है ना, और विंग्स की जीन, ये सब कहाँ प्रेजेंट था, एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट था। दैट्स वाई मॉर्गन ने सेक्स लिंकेज को एक्सप्लेन किया था, और सेक्स लिंकेज में भी क्या एक्सप्लेन किया था, एक्स लिंकेज को एक्सप्लेन किया था, मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया था। सो दैट्स वाई मॉर्गन को हम बोलते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। मॉर्गन मेंडल क्या थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स, और मॉर्गन को बोला जाएगा फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ये आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अब देखो ये तो स्पर्म हो गए, अब स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, यहाँ से गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, और सॉरी ऑफस्प्रिंग बनेगी ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, ये वाला हो जाएगा यहाँ से W प्लस, ये हो जाएगा Y प्लस, फिर ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा W और Y, अब ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से Y क्रोमोसोम आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, W और Y। तो अब मुझे एक चीज बताओ कि इसके अंदर फीमेल कैसी हो गई, देखो ये फीमेल है, ये मेल है, तो फीमेल यहाँ पे कैसी है, ये देखो हेटेरोजाइगस कंडीशन आ गई ना, तो रेड आई ब्राउन बॉडी होगी, क्योंकि डोमिनेंट जीन अपने आप को हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करती है ना। तो यहाँ पे क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ऑल फीमेल, आई नो अब कुछ बच्चों का पेट दर्द हो रहा होगा कि ऑल क्यों, बेटा ये तो मेल है, आप सिर्फ फीमेल को देखो ना, जब मैं फीमेल की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे ऑल फीमेल कैसी हो गई, ये फीमेल जो है रेड आई हो गई, एंड इनकी बॉडी कैसी हो गई, ब्राउन बॉडी हो गई, पॉइंट समझ आ गया। मेल कैसे हो गए, यहाँ पे ऑल मेल, क्योंकि इसके अलावा कोई मेल है भी नहीं, तो ऑल मेल, क्योंकि मैंने आपको बोला था जब मेल का पूछे तो सिर्फ मेल को देखो, फीमेल का पूछे तो सिर्फ फीमेल को देखो। तो यहाँ पे मेल कैसे हो गए, ये मेल हो गए क्या, व्हाइट आई हो गई और उसकी येलो बॉडी हो गई। तो यानी इसका मतलब मम्मी का एक्स सन में जा रहा है, पापा का एक्स डॉटर में जा रहा है, तो उसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो एक्स क्रोमोसोम जो है वो कौन से इनहेरिटेंस को फॉलो करता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को फॉलो करता है। ये क्लियर हो गया, क्योंकि हमने फीमेल को लिया था व्हाइट आई येलो बॉडी, यहाँ पे मेल क्या हो गया, व्हाइट आई येलो बॉडी। पापा को कैसे लिया था मैंने, रेड आई ब्राउन बॉडी, जो अब डॉटर कैसी हो गई, ठीक है। तो ये वाले क्या हो जाएंगे, दिस इज F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन के क्या करवाएंगे आगे, सेल्फिंग, बेटा ड्रोसोफिला तो यूनिसेक्सुअल होता है, कैसे करवाओगे इसकी सेल्फिंग, नहीं हम क्या करवाएंगे, सिब मेटिंग, ये दोनों भाई बहन है ना, इनकी मेटिंग करवाएंगे, तो दिस इज सिब क्या हो जाएगा, मेटिंग हो जाएगी। तो सिब मेटिंग के टाइम अब क्या बनेंगे यहाँ पे गैमेट्स, तो देखो
अब इस बार एग भी आपके पास दो बनेंगे और स्पर्म भी आपके पास दो तरह के बनेंगे। देखो यहां पे बना दो। तो यहाँ पे पहले मैं बता देती हूँ स्पर्म के बारे में। तो ये एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म हो गए, ये वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म हो गए। इसके पास कौन सा है जीन कौन सा है, तो आप बोलोगे डब्ल्यू और वाई। ठीक है, यहाँ पे बताओ एग कितने टाइप के बनेंगे, तो एग यहाँ पे बनेंगे दो तरह के, एक ये वाला एक ये वाला। तो इसके पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है ये डब्ल्यू प्लस और ये हो जाएगा वाई प्लस, यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू और यहाँ पे आ जाएगा वाई। ठीक है, अब देखो इनका जब क्रॉस होगा तो आप लोग है ना ऐसे एक्स क्रोमोसोम बनाना, बट मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ अभी, अब क्रोमोसोम के ऊपर लिखना। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डब्ल्यू प्लस वाई और यहाँ से आ जाएगा डब्ल्यू वाई। यहाँ से क्या आएगा डब्ल्यू वाई डब्ल्यू वाई, यहाँ से ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू प्लस वाई प्लस और ये वाई क्रोमोसोम, यहां से क्या हो जाएगा ये डब्ल्यू वाई और ये वाला हो जाएगा कौन सा वाई क्रोमोसोम। प्लीज आप लोग डब्ल्यू को क्रोमोसोम के ऊपर लिखना, मेरे पास जगह नहीं है क्योंकि बहुत छोटा छोटा हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो ना, तो इसके अंदर ये दोनों कौन है मेल, ये दोनों कौन है फीमेल। तो आप लोग क्या देख रहे हो कि 50% जो फीमेल है वो कैसी हो गई रेड आई ब्राउन बॉडी, 50% फीमेल कैसी हो गई व्हाइट आई येलो बॉडी। मैंने क्या बोला, जब 50 मेल फीमेल पूछे तो सिर्फ फीमेल को देखो, सिर्फ फीमेल को देखो। अब आपको पूछा गया मेल के बारे में, तो यहाँ पे 50% जो मेल है ये मेल है ना, तो 50% मेल जो है वो रेड आई ब्राउन बॉडी होगा, बट 50% जो फीमेल होंगे वो व्हाइट आई येलो बॉडी होगा। पॉइंट समझ आए। अगर मैं टोटल ऑफस्प्रिंग की भी बात करूं बेटा, तब भी यहाँ पे 50% ऑफस्प्रिंग जो है वो रेड आई ब्राउन बॉडी होगी एंड 50% जो ऑफस्प्रिंग होगी वो व्हाइट आई येलो बॉडी होगी। समझ आ रहा है पक्का। तो हमने पहले क्या लिया था, हम लोगों ने व्हाइट आई के साथ में येलो बॉडी लिया था, और आज भी हमें व्हाइट आई के साथ में येलो बॉडी मिल रहा है, व्हाइट आई के साथ में येलो बॉडी मिल रहा है। हमने पेरेंट्स को कैसा लिया था, रेड आई के साथ में ब्राउन बॉडी, जो आज भी हमें रेड आई के साथ में ब्राउन बॉडी, रेड आई के साथ में ब्राउन बॉडी। तो इसका मतलब ये जो गैमेट्स बने हैं ना, ये गैमेट्स बिना क्रॉसिंग ओवर के बने हैं, ये बिना क्रॉसिंग ओवर के बने हैं। और ये सारे जो करेक्टर है ना, ये सारे करेक्टर कैसे हैं, पेरेंटल करेक्टर है, जैसे हमने बिल्कुल शुरू में पेरेंट्स लिए थे। तो ये सारे के सारे कैसे होंगे, दीज आर पेरेंटल करेक्टर। ठीक है, अब अगर मान ले कि इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, क्योंकि गैमेट्स तो बेटा 4 तरह के बनते हैं ना। ठीक है, तो गैमेट मान लो गैमेट्स फॉर्मेशन होता है और क्रॉसिंग ओवर होता है, पर देखो यहां पे मेल जो है ना उसको देखना, वो आपको ऐसा दिखाई देगा। तो यहाँ पे कौन है डब्ल्यू और यहाँ पे कौन है वाई। तो अब ये क्रोमोसोम कौन सा है, ये तो एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई है। यहाँ पे क्रोमोसोम भी बिल्कुल अलग है, ये एक डिफरेंट क्रोमोसोम है, ये एक डिफरेंट क्रोमोसोम है, तो इनके बीच में कभी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता है। तो 0% क्रॉसिंग ओवर को हम बोलते हैं 100% लिंकेज। तो ड्रोसोफिला मेल के अंदर आपको क्रॉसिंग ओवर नहीं मिलेगा, बट जो हमने फीमेल बनाई है ये वाली, इस फीमेल को देखना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ लिखा है डब्ल्यू प्लस और लिखा है मैंने वाई प्लस, यहाँ पे क्या लिखा है डब्ल्यू और यहाँ पे क्या लिखा है वाई। ठीक है, अब अगर क्रॉसिंग ओवर होता है तो ये जीन इधर चला जाएगा, ये जीन इधर चला जाएगा, तो अब क्या होगा डब्ल्यू प्लस के साथ में वाई आ जाएगा और डब्ल्यू के साथ में वाई प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से गैमेट्स क्या बनेगा, ये तो मैं स्पर्म बना रही हूं यहाँ पे, और स्पर्म तो आपको एज इट इज ही लिखना है। यहाँ पे आ जाएगा क्या डब्ल्यू और ये हो जाएगा वाई, बट इस बार यहाँ पे क्या होगा डब्ल्यू प्लस के साथ में आ जाएगा स्मॉल वाई और यहाँ पे क्या आ जाएगा डब्ल्यू के साथ में कैपिटल वाई प्लस। पॉइंट समझ आ गया। तो अब मैं इसको डायरेक्टली लिख देती हूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू वाई, यहां से आ जाएगा डब्ल्यू प्लस वाई एंड ये वाई क्रोमोसोम, डब्ल्यू
वाई प्लस एंड ये हो जाएगा कौन सा, वाई क्रोमोसोम। तो आप लोग क्या देख रहे हो कि ये नए करेक्टर आ गए। नए करेक्टर मतलब देखो यहाँ पे 50% फीमेल कैसी होगी, 50% फीमेल रेड आई होगी बट येलो बॉडी होगी। और ऐसा तो हमने कभी पेरेंट्स को लिया ही नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे रेड आई के साथ में, यहाँ पे रेड आई के साथ में हमेशा हमने ब्राउन बॉडी लिया था, बट यहाँ पे रेड आई के साथ में क्या आ रहा है, येलो बॉडी आ रही है। तो एक नया करेक्टर है। व्हाइट आई के साथ में ब्राउन बॉडी आ रही है, और ऐसा हमने लिया ही नहीं था। तो एक नया करेक्टर है, रिकॉम्बिनेंट करेक्टर। तो यहाँ पे 50% फीमेल जो है, ये आप लोग इसमें नीचे लिखते रहना, मैं बोल रही हूँ। तो 50% जो फीमेल है वो कैसी है, रेड आई येलो बॉडी, और 50% फीमेल कैसी होगी, व्हाइट आई ब्राउन बॉडी। और ऐसा ही सेम चीज मेल कैसा होगा, 50% मेल रेड आई येलो बॉडी, और 50% मेल कैसा होगा, व्हाइट आई ब्राउन बॉडी। तो इसका मतलब ये सारे करेक्टर क्या हो जाएंगे, ये सारे करेक्टर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट करेक्टर हो जाएंगे। आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा। तो ये क्या हो जाएंगे, रिकॉम्बिनेंट करेक्टर हो जाएंगे। अब हम लोग बोलते हैं कि अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है और जीन एज इट इज ही चली जाती है, और एज इट इज अगर गैमेट्स जाते हैं, और एज इट इज अगर गैमेट्स बनते हैं, तो ज्यादा क्या मिलेंगे आपको, पेरेंटल करेक्टर। ये लिंकेज का हिंट आ रहा है आपको। अगर आपको पेरेंटल करेक्टर ज्यादा मिले रिकॉम्बिनेंट से, तो आप समझ जाना कि वो आपको कहना चाहता है लिंकेज। ये क्वेश्चन के अंदर हिंट मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा रेशियो क्या है, तो बेटा इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना होता है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद में आपको जितने ऑफस्प्रिंग मिले हैं ना, उसमें से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उनको माइक्रोस्कोप के अंदर रखो एंड कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे मॉर्गन ने 1000 ड्रोसोफिला पे कैलकुलेशन किया, तो उनको यहाँ पे 987, देखो याद करना कितना आसान है, 789, तो कितना 987 उनको मिले थे यहाँ पे पेरेंटल करेक्टर। बट इन 1000 ड्रोसोफिला के अंदर ओनली 13, सिर्फ 13 इनको ये मिले थे, ये वाले करेक्टर। तो अगर मैं इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करूं, तो ये तो 1000 में है ना, तो इसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर दो, तो ये आ जाएगा 98.7%, और ये हो जाएगा यहां से कितना 1.3%। तो यानी रिकॉम्बिनेंट करेक्टर आपको सिर्फ कितने मिल रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट करेक्टर आपको मिल रहे हैं सिर्फ 1.3%, और रिकॉम्बिनेंट आपको मिल रहे हैं कितने, सॉरी पेरेंटल करेक्टर मिल रहे हैं आपको 98.7%, और रिकॉम्बिनेंट आपको मिल रहे हैं जस्ट 1.3। समझ आ गया। तो यहाँ पे रेशियो आपको 9331 नहीं मिलता है, आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, पेरेंटल करेक्टर ज्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू लिंकेज। कोई बात नहीं, अभी टॉपिक कंप्लीट होने दो, अभी आपको समझ आ जाएगा। चलो आई थिंक सो, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अगर आपको ये एक्सप्लेन हो गया ना, तो ये डायग्राम तो आप खुद से बना ही लोगे, ठीक है। तो इसमें मैं चलो थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देती हूँ। तो यहाँ पे आई कलर में कौन सा ले रही हूँ, व्हाइट। तो इसकी व्हाइट आई है, एंड इसके विंग्स कैसे, मिनिएचर विंग्स है। तो अगर मैं इसको क्रोमोसोम के ऊपर रिप्रेजेंट करूं, तो फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और इसके अंदर एक्स क्रोमोसोम के अंदर यहां पे मैं लिख रही हूं W, और यहां पे भी क्या लिखूंगी, W। तो ये तो व्हाइट आई हो गया। यहां पे मैं लिखती हूँ M, और यहाँ पे भी लिख रही हूँ M, तो रिसेसिव जीन है। और रिसेसिव जीन अपने आप को कब एक्सप्रेस करती है, होमोजाइगस कंडीशन के अंदर। दूसरा, यहाँ पे हमने मेल को कैसे लिया है, वाइल्ड टाइप। मेल को हम लोग कैसे लिख रहे हैं, वाइल्ड टाइप। तो वाइल्ड टाइप का मतलब होता है कि यहाँ पे वाइल्ड टाइप का मतलब क्या हो जाएगा कि इसके पास आई कैसी है, रेड आई है, तो ये W प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, Y प्लस M प्लस हो जाएगा, क्योंकि इस बार हम लोग मिनिएचर ले रहे हैं, और M प्लस का मतलब है उसके विंग्स नॉर्मल है, ठीक है। अब आप एक काम करो, शांति से इनका क्रॉस करवाओ, इसकी F1 जनरेशन लिखो, फिर F1 जनरेशन से क्या लिखोगे, F2 जनरेशन, सेम टू सेम वैसे, ठीक है। बेटा ये टॉपिक उनको कंफ्यूजन होगा जिनको पहले करेक्टर पता नहीं होता है कि रेड कहाँ पे होता है, ब्राउन क्या होता है, व्हाइट क्या होता है, येलो क्या होता है। एक बार पहले वो अच्छे से याद करो, फिर उसके बाद में आपको ये समझ आएगा।
नहीं तो वो रेड ब्राउन में आप कंफ्यूज होते रहोगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे भी सेम चीज, जब आप F2 जनरेशन को देखोगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पेरेंटल करेक्टर मिलेगा और मिलेगा रिकॉम्बिनेंट करेक्टर। क्या मिलेगा? रिकॉम्बिनेंट करेक्टर। तो जब इन्होंने मॉर्गन ने इनको जब कैलकुलेट किया तो इनको पेरेंटल करेक्टर यहाँ पे मिल रहे थे 62.8%। कितना? 62.8%, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये था 37.2%। 37.2%। अब यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट कितना था? 1.3%। यहाँ पे कितना था? 37.2%। यहाँ पे कितना है? 1.3। मतलब यहाँ पे आपको रिकॉम्बिनेंट करेक्टर कम मिल रहे हैं, मतलब क्रॉसिंग ओवर कम हो रहा है, मतलब लिंकेज ज्यादा है। यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट करेक्टर आपको ज्यादा मिल रहे हैं क्योंकि क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब लिंकेज यहाँ पे कम है। एक्सप्लेन कर दी, डोंट वरी। तो इस तरीके से ये समझ आ गया। एक काम करना, तुम्हें पता है यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, ये 2018 का नीट का क्वेश्चन है। इसके मॉर्गन के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था स्टर्टवेंट। क्या नाम था? स्टर्टवेंट, एल्फ्रेड स्टर्टवेंट। उन्होंने ये बताया था कि जितने ज्यादा रिकॉम्बिनेंट मिलते हैं दैट इज इक्वल टू क्रॉसिंग ओवर। अगर मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे 1.3% रिकॉम्बिनेंट मिल रहे हैं, इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर कितना है? 1.3%। क्या है? 1.3% क्रॉसिंग ओवर है। एंड 1.3% क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है दोनों जीन के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1.3 सेंटीमॉर्गन। अभी मैं एक्सप्लेन कर दी हूँ। 1.3 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है, इसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा? 37.2। तो बताओ ये डिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा, ये डिस्टेंस क्या होगा? कम। तो इसलिए मैंने ध्यान से देखो, तो दोनों जीन को मैंने पास में लिखा है, ठीक है, पर यहाँ पे दोनों जीन को मैंने दूर लिखा है। पॉइंट समझ आ रहा है? तो इसका मतलब ये तो एक हमें हिंट मिल गया क्या, कि जीन जितनी पास में होगी उतना उनमें लिंकेज ज्यादा होगा, वो साथ में रहना ज्यादा पसंद करती है। जो लोग एक बार दूर हो जाते हैं ना, तो फिर वो हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। फिर जो लोग साथ रहते हैं तो हमेशा हमेशा साथ साथ रहते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना, जो पास रहते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं, और जो एक बार दूर हो गए तो बेटा वो फिर हमेशा के लिए दूर हो गए। ठीक है, चलो मैं एक्सप्लेन कर दूं, डोंट वरी। पहले आप लोग ये एक्सपेरिमेंट लिख लो, ठीक है, फिर हम लोग वापस आगे देखते हैं। एंड ये कोई टफ नहीं है बेटा, बहुत सिंपल है। एक बार खुद से ट्राई करो, पहले करेक्टर याद कर लो कि करेक्टर है क्या, फिर एक बार खुद से ट्राई करो आप। ठीक है, तो मुझे यकीन है कि ऐसा का ऐसा सेम टू सेम आप इसका बना ही लोगे। क्लियर? चलो, तो ये दिखता है ऐसा बड़ा भयानक सा है, बट ये ऐसा कुछ है नहीं हाई फाई। क्लियर? चलो आगे चलते हैं फिर। अब देखो, इतना एक्सपेरिमेंट करने के बाद मॉर्गन का काम तो हो गया खत्म। अब इसके बाद में एंट्री होती है इसके स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट, तो ये था स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन, ठीक है, जिसका नाम था एल्फ्रेड बड़ी अजीब सी स्पेलिंग है इसकी, स्टर्टवेंट, STURTEVANT। ठीक है, और ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। तो इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने ये बोला कि मेरे टीचर ने जहां पे काम खत्म किया है ना, उससे मेरे को एक बहुत अच्छी चीज मिली है। वो क्या है कि जितना परसेंट क्रॉसिंग ओवर होता है ना, तो परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 2G। डिस्टेंस बिटवीन 2G। शांति से सुनते जाओ, क्या कहना मतलब होता है। 1% क्रॉसिंग ओवर होगा तो जीन के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? अब यूनिट हम सेंटीमीटर तो लिखेंगे नहीं, मिलीमीटर भी नहीं, क्योंकि क्रोमोसोम कितने छोटे होते हैं। तो सोचो जीन के बीच में डिस्टेंस कितना छोटा होगा। तो या तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मैप यूनिट, या फिर हम लोग लिखते हैं इसमें सेंटीमॉर्गन। ज्यादातर यूज होता है मैप यूनिट, मैपिंग बताती हूँ। और सेंटी मतलब क्या होता है? सेंटीमॉर्गन। तो इसने अपने टीचर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक यूनिट बनाई थी, कौन? मॉर्गन। तो सीखो बेटा इससे। और ये भी 2018 के अंदर फिर एक और क्वेश्चन आया था,
मतलब लगातार बेटा 2018 में इसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन आया था, एक स्टड बैंक का और दूसरा ये वाला, कि अगर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर अगर 1 यूनिट है, 1 यूनिट मतलब 1%, मतलब क्रॉसिंग ओवर अगर यूनिट है तो बताओ इसमें जीन के बीच में डिस्टेंस भी कितना होगा, यूनिट होगा, यूनिट मतलब 1। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे 5% क्रॉसिंग ओवर है तो बताओ जीन के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलोगे 5 मैप यूनिट। अगर मैं बोलूँगी 10% क्रॉसिंग ओवर है तो बताओ, तो आप बोलोगे 10 मैप यूनिट। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे 18% डिस्टेंस है दो, तो आप बोलोगे कितना, 18 मैप यूनिट। और अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि 1.3% है, कितना, 1.3% क्रॉसिंग ओवर मिला है, तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा, 1.3 मैप यूनिट। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ कि जीन के बीच में डिस्टेंस अगर आपको 22% मिल रहा है, सॉरी क्रॉसिंग ओवर, तो जीन के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 22 मैप यूनिट। या तो उल्टा बोल दो कि अगर 22 मैप यूनिट है तो क्रॉसिंग ओवर कितना मिलेगा आपको, 22% मिलेगा, है ना। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे 37.2% क्रॉसिंग ओवर है, तो मतलब जीन के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 37.2 मैप यूनिट। ठीक है, और अगर जीन के बीच में अगर मान लो डिस्टेंस कितना है, 45% है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 45 मैप यूनिट। अगर यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 50% है, तो जीन के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 50 मैप यूनिट। और अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि 61% है, ये 61% वाला भी बैक टू बैक फिर एक क्वेश्चन आया था, तो बताओ जीन के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। अब बेटा आंसर 50 मैप यूनिट ही होगा। मैं बोलूँ कि यहाँ पे 78% क्रॉसिंग ओवर है, तो डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस 50 मैप यूनिट होगा। तो ये बढ़ क्यों नहीं रहा है, इसके बाद हमेशा कितना होगा, तो यहां तो ये 50 मैप यूनिट ऑन सेम क्रोमोसोम, अदरवाइज बोथ जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, जीन ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, 2 अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट है, बिकॉज क्रॉसिंग ओवर नेवर एक्सीड 50%। नाउ ऐसा सोचो क्यों, तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे A B C और एक D है और ये E है, ये 5 लोग यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे 5 लोग और खड़े हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब मान लो कि मैंने इसमें A को बोला इधर जाओ और मैंने इसको बोला कि इधर जाओ, तो बताओ चेंज कितने का आया, चेंज तो 1 का आया, बाकी 4 अभी भी क्या है, सेम है। ठीक है, वापस आ जाओ नॉर्मल कंडीशन पे, तो पुरानी वाली कंडीशन पे आ गए। अब मैंने बोला कि तुम 2 लोग इधर चले जाओ एंड तुम 2 लोग इधर चले जाओ, तो बताओ चेंज कितना आया, तो चेंज तो 3 अभी भी सेम रहेंगे यहाँ पे, तो चेंज कितने का आया, 2 का आया, पक्का। अब सोचो कि इसमें मैं आपको बोलूं कि यहां से 3 लोग उठ के चले जाओ उधर, क्या बोला मैंने, ये 3 लोग आप उठ के इधर चले जाइए और तुम 3 लोग उधर उठ के इधर आ जाओ, तो बताओ चेंज कितने का आया, चेंज तो 2 का आया ना, क्योंकि ये 3 तो अभी भी सेम है। कोई बात नहीं, वापस देखो, अगर मैं यहां से 4 लोगों को बोलूं कि तुम उठ के उधर चले जाओ, ठीक है, और इधर से मैं बोलूं कि 4 लोगों को उठ के इस तरफ चले जाओ, तो ये चारों इधर आ गए और ये चारों इधर आ गए, तो बताओ चेंज कितने का आया, चेंज तो बेटा ई का आया ना, बाकी सारे तो सेम है अभी भी, बस आपने इसको इधर लिख दिया है। तो इसका मतलब 50% की बात जब आप चेंज करते हो ना, तो फिर तो वापस लिंकेज आना शुरू हो जाता है। तो बेटा इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकती हूँ, और अगर फिर भी समझ नहीं आए तो आप सिंपल से लिख देना कि क्रॉसिंग ओवर नेवर एक्सीड 50%। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रॉसिंग ओवर नेवर एक्सीड 50%, क्रॉसिंग ओवर कभी भी 50% से ज्यादा नहीं होगा। ये क्लियर हो गया। सो दैट्स व्हाई 50% की बात अगर तुम्हें कुछ भी पूछे तो आप सीधा आंसर देना कि अगर एक ही क्रोमोसोम है तो दोनों जीन के, मतलब एक ही क्रोमोसोम पे अगर इन केस दोनों जीन है तो दोनों के जीन के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 50 मैप यूनिट होगा, अदरवाइज जीन दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे। ठीक है, चलो, तो अब इसमें मैम इसका यूज क्या है, तो इसके मैं यूज की बात करूं तो इसको बोला जाता है जीन मैपिंग। क्या बोला जाएगा,
जीन मैपिंग 2018 का पेपर देखना बेटा, एक ही टॉपिक से दो या शायद तीन क्वेश्चन आए थे। इसका यूज हो जाएगा क्या यहाँ पे, जीन मैपिंग। और इसका दूसरा यूज ये था कि इससे हम लोग जीन के बीच में डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो जीन मैपिंग का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो सपोज करो एक हम क्वेश्चन दे दे, और क्वेश्चन के अंदर मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि मैंने ए और बी का क्रॉस करवाया, और ए और बी का क्रॉस करवाने पर मुझे क्रॉसिंग ओवर मिला है 15%। ठीक है, फिर मैंने बी और सी का क्रॉसिंग ओवर करवाया, तो उसका जो रिकॉम्बिनेंट मुझे ऑफ स्प्रिंग मिले ना, दैट इज ओनली 5%। और अगर मैंने जब सी और ए को, ए और सी का जब मैंने क्रॉस करवाया, तो उनके जो ऑफ स्प्रिंग मिले वो मुझे मिले 10% रिकॉम्बिनेंट मिले, बाकी सारे 90% मुझे पेरेंटल मिले। तो बताओ क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन कैसे प्रेजेंट होगी। और मैं क्वेश्चन को टफ बना देती हूँ। तो जब मैंने यहाँ पे बी को डी के साथ क्रॉस करवाया, तो मुझे डिस्टेंस मिला, यहाँ पे डिस्टेंस मिला मुझे 20, मान लीजिए कितना, चलो 30% मिला। और जब मैंने ए और डी का क्रॉस करवाया, तो मुझे डिस्टेंस जो है वो 15% मिला। कितना मिला, 15%। सॉरी, इसको मैं 40 कर देती हूँ, इसको मैं 25 कर देती हूँ। तो बताओ क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन कैसे प्रेजेंट होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो, तो एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जिसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होती है उसको लिखो, फिर उसके बाद में जिसकी मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको लिखो। कोई बात नहीं, इधर देखो। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कौन हो गया, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो गया बी और डी। तो यहाँ पे कौन है, बी है, और यहाँ पे कौन है, डी है। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, अगेन 40 सेंटीमॉर्गन होगा। ठीक है, या 40 मैप यूनिट होगा। अब बी और सी, तो बी ये रहा, अब सी या तो इस तरफ हो सकता है, या सी किधर हो सकता है, इधर हो सकता है, हमको नहीं पता है ना। बट जितना भी होगा वो 5 होगा। ये कितना होगा, यहाँ पे 5 होगा। लेट्स सी, चेक करते कैसे। एक काम करते, पहले मैं ए लिख देती हूँ। तो ए और बी का कितना है, 15 है। तो अब हमें ये भी नहीं पता, सॉरी, मैं एक काम करती हूँ, मैं बिल्कुल शुरू से लिखती हूँ। ठीक है, चलो शुरू में लिखो। शुरू में ये कौन है, ए और बी है ना। तो मैंने पहले ए और बी का लिख दिया। तो ए और बी कितना दिया हुआ है, 15। तो ये वाला तो हो जाएगा 15 सेंटीमॉर्गन। अब बी और सी को देखो, तो ये बी है ना, तो अब सी या तो इधर होगा या सी इधर होगा। पर अगर इधर होगा तो उस केस में ए और सी के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ये 5 है ना। ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 10, जो आ भी रहा है। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये सी इधर है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। फिर हम बात करते हैं डी के बारे में। तो डी जो है वो बी से कितना है, 40 है। तो बी ये रहा, तो ये इधर भी हो सकता है डी, या फिर ये डी इधर भी हो सकता है। पर अगर मान लो कि इधर होता है, ये यहाँ पे डी अगर इस तरफ होता है, कहां से, बी से, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, 40 आ रहा है बी से। तो बताओ फिर ए से कितना आएगा। तो आप क्या करोगे, ये तो 15 हो गया ना, तो 15 के बाद ये कितना बचा, तो 40 में से 15 माइनस करो तो कितना होगा, 25। तो ए और डी के बीच में डिस्टेंस कितना आना चाहिए, 25, जो अभी भी आ रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 25। तो फाइनली हम लोग अब ये बोलेंगे कि यहाँ पे क्रोमोसोम के ऊपर जीन कैसे प्रेजेंट होगी। तो क्रोमोसोम के ऊपर जीन पहले होगी डी, फिर बाद में होगी ए, फिर बाद में होगी यहाँ पे सी, और बाद में क्या होगी, डी, क्या होगा, बी। तो यहाँ पे सीक्वेंस होगा डी ए सी बी। और ऐसे लिखना बिल्कुल गलत है, पूछो क्यों, ये तो हमने इक्वल डिस्टेंस पे लिख दिया ना, तो फिर लिंकेज पढ़ने का मतलब क्या रहा। ठीक है, तो ये अगर हमारा क्रोमोसोम होता है, तो इस क्रोमोसोम के अंदर अगर मान लो यहाँ डी है, तो डी और बी के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, तो ये बी हो गया। पर बी के बिल्कुल साथ में होगा सी, ये रहा, और यहाँ पे अराउंड यहाँ पे होगा कहीं पे ए। समझ आ गया। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस हो जाएगा 25, ये डिस्टेंस हो जाएगा कितना 10, ये कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा डिस्टेंस कितना 40। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या होगा, क्रोमोसोम के ऊपर ये जो जीन है या तो डी ए सी बी होगा,
या फिर ऐसा भी लोग लिख सकते हैं उल्टा, उल्टा भी लिख दो, BCAD भी हो सकता है। तो ये रहा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं दिस इज जीन मैपिंग, क्या मतलब क्रोमोसोम मैपिंग, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोला जाएगा क्या, क्रोमोसोम मैपिंग, या चलो जीन मैपिंग ही लिख देते हैं। तो ये कहानी थी। तो आप समझ आ गया कि लिंकेज जो होता है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितना लिंकेज होगा तो बाकी बचा हुआ रिकॉम्बिनेंट, तो जितने रिकॉम्बिनेंट के परसेंटेज आते हैं, तो मैं फाइनली कंक्लूजन लिख देती हूँ यहाँ पे कि परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट इज इक्वल टू percentage of crossing over, and percentage of crossing over is equal to distance between 2G, तो ये ध्यान रखना, जीन जितनी पास में होगी क्रॉसिंग ओवर उतना ही कम होगा। सो दैट्स वाई, इस वजह से मैंने जब आई कलर और जब बॉडी कलर लिखा था तो उसमें हमने सिर्फ डिस्टेंस रखा था बिल्कुल पास में 1.3 मैप यूनिट, और जब हमने बॉडी कलर और विंग्स का लिया था तो वहां पे डिस्टेंस हमने लिखा था 37, तो इसलिए वहां पे जीन को दूर बनाया था। और ये आप लोग बोर्ड एग्जाम के टाइम कॉमन सेंस यूज रखना। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो उस केस में पता है डायग्राम रैंडमली बनता है, और एक अगर डायग्राम अगर फिर रैंडमली बन गया तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को पता ही नहीं है कि लिंकेज का यूज क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा लिंकेज वाला टॉपिक हो गया कंप्लीट। बस इसमें एक चीज थोड़ा सा मैं और पढ़ा देती हूँ, 5-10 मिनट ना, तो इसको नोट डाउन कर लो। चलो, तो अब हम लोग लिंकेज के केस में 3 केसेस को कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, केस 1, केस 2 एंड केस 3। तो अब ये क्या हो सकता है, ये होता है कि मान लो क्रॉसिंग ओवर कितना है 0%, क्रॉसिंग ओवर कितना दिया हुआ है 0%, तो 0% अगर क्रॉसिंग ओवर है तो लिंकेज क्या है 100%, और जब 100% लिंकेज होता है तो आपको पेरेंटल कैरेक्टर कितने मिलेंगे और रिकॉम्बिनेंट क्या मिलेंगे, तो आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे आपको 100% सारे के सारे आपको पेरेंटल कैरेक्टर ही मिलेंगे, और रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर कितने हो जाएंगे, रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर हो जाएंगे 0%। तो ये हो गया केस 1। केस 2 पे आ जाते हैं क्या, चलो केस 3 कंसीडर कर लेते पहले। अब मैं बोलूं कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो लिंकेज के बराबर हो गया, तो बराबर क्या हो सकता होगा कि क्रॉसिंग ओवर 50% है तो लिंकेज भी कितना है 50%, तो 50-50%। तो इस केस में यहां पे पेरेंटल कैरेक्टर कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे कि 50% आपको पेरेंटल कैरेक्टर मिलेंगे, और रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर भी कितने मिलेंगे आपको, रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर भी आपको मिलेंगे 50%। पॉइंट समझ आ गया। अब केस 4 कभी नहीं बन सकता है, क्यों, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नेवर एक्सीड 50%। क्रॉसिंग ओवर जो है वो लिंकेज से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि फिर तो वापस रिपीटेशन आ गया ना, तो ये तो ऐसा कहना ही रॉन्ग है। तो ये वाला 4th केस कभी बनेगा नहीं, पर कम तो हो सकता है ना। तो अगर मान लो कि ऐसा हम लिखें कि क्रॉसिंग ओवर का जो परसेंटेज है दैट इज लेस देन लिंकेज, लेस देन परसेंटेज ऑफ लिंकेज। कैसे, मान लो कि 1% क्रॉसिंग ओवर है तो 99% क्या है लिंकेज, 2% क्रॉसिंग ओवर है तो 98% लिंकेज, लाइक दिस। अगर मतलब यहाँ पे मतलब 49% क्या है लिंकेज, तो 51% क्या होगा, सॉरी 49 क्रॉसिंग ओवर है तो 51 क्या होगा लिंकेज, बट 50% ये है तो 50%, ये कभी 51 नहीं हो सकता है। ठीक है, बिकॉज क्रॉसिंग ओवर नेवर एक्सीड 50%। ठीक है, तो इस केस में मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे बेटा आपको ये मिलेगा कि पेरेंटल जो कैरेक्टर होंगे वो पॉपुलेशन के अंदर आपको ज्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर। और ऐसा तो मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में हुआ ही था। तो मॉर्गन ने जो डिस्कवर किया था ना वो क्या था, इनकम्प्लीट लिंकेज, क्योंकि वहां पे आपको पेरेंटल कैरेक्टर भी मिल रहे थे, रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर भी मिल रहे थे। बस ये फर्क था कि वहां पे पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा मिल रहे थे
और रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर क्या मिलेंगे, कम। तो ये 3 केसेस हो गए और इसके बाद में ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट फाइनली, क्योंकि इसके बाद का जितने टॉपिक थे वो मैं आपको सारे ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं। तो बेटा वैसे तो जेनेटिक्स का कोई एंड है नहीं, ये एक एंडलेस टॉपिक है, बट आपको एनसीईआरटी से बियॉन्ड नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारा सिलेबस है, ना कि आप एक ही चैप्टर को बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली डिटेल में पढ़ ले जाओ, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे हमारे जो नीट एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते तो वो मैं आपको ऑलरेडी सारे पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट और इसके साथ ही हमारे जो डिलीटेड पोर्शन था क्लास 12 का वो हो गया कंप्लीट। इसके बाद अब हम लोग शुरू करेंगे बाकी के पोर्शन, ठीक है। चलो बाय बाय।